हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और जिसमें हम पहला लेक्चर मॉल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो आपको जैसे सामने दिख रहा होगा, अपना यूट्यूब चैनल है रूबीडियम के नाम से। ये सारे लेक्चर उस चैनल पे आएंगे। तो आप खुद तो इस लेक्चर्स का बेनिफिट उठाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ये जो लेक्चर्स हैं बेटा, जेई एडवांस लेवल के लेक्चर्स होंगे। ये लेक्चर आप अगर अटेम्प्ट करते हो तो इसके बाद में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी और थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, जिन भी कोचिंग्स में ये कंटेंट पढ़ाया जाएगा उससे बेटर कंटेंट होगा, एडवांस लेवल का कंटेंट होगा। आप अगर ये कंटेंट कवर कर लेते हैं तो आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो देरी ना करते हुए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर की। और यदि मैं आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो देखो, मैंने यहाँ लिखा है, राजेश मेरा नाम है। मैं काफ़ी कोचिंग्स में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ और करंट में भी मैं एक अच्छी कोचिंग में जेई एडवांस के बच्चों को टीच कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं आईआईटी दिल्ली से पास आउट हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, देखो बेटो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें एक शब्द के बारे में जानना है कि मैटर क्या होता है। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, मैटर वो सारी वस्तुएं, वो सारी बॉडीज जिनका खुद का द्रव्यमान मास होता हो और वो स्पेस घेरती हैं, वो सारी की सारी बॉडीज क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। मैटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फिर से समझ लो। वो सारी की सारी बॉडीज जिनका खुद का मास होता हो और स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, कोई भी बॉडी जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और जिसका अपना खुद का मास होता हो, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। तो देखो, मैटर के बारे में हम अगर बात करें तो मैटर को स्टेट के बेसिस पे, मैटर की कितनी स्टेट एग्जिस्ट करती है उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो मैटर को हम 5 स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन बेसिस ऑफ स्टेट, हमारे पास में जो मैटर है वो 5 प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। जिसमें पहले हम बात करें सॉलिड, फिर यदि हम बात करें तो लिक्विड, और फिर हम यदि बात करें तो गैस। यानी कोई भी मैटर है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा 2 स्टेट और हैं जिसमें हम बात करें, फोर्थ स्टेट जिसमें हम बात करें प्लाज्मा हो गई, और उसमें फिफ्थ स्टेट बात करें तो वो है हमारे पास में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हमारे पास में 5 स्टेट है मैटर की, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देखो बेटा, ये सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैस स्टेट है, ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे केमिस्ट्री की 11वीं में हम गैसियस स्टेट के बारे में बात करेंगे, 12वीं में सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे और लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। प्लाज्मा भी एक मैटर की स्टेट होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी एक मैटर की स्टेट होती है। इनके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये मैटर की स्टेट होती हैं। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ये हमने मैटर को डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। यदि हम बात करें मैटर की कंपोजिशन के बारे में, तो मैटर को कंपोजिशन के बेसिस पे कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, बेसिस ऑफ कंपोजिशन, मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में। कंपोजिशन के बेसिस पे हम मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं।
एक आता है हमारे पास में मिक्सचर। हम कंपोजिशन के बेसिस पे मैटर को मिक्सचर के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, और कंपोजिशन के बेसिस पे हम मैटर को प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं। यदि हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर हमारे पास में दो प्रकार का होगा, एक होगा होमोजीनियस, एक होगा हमारे पास में हेट्रोजीनियस। ये क्या होगा इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करें तो प्योर सब्सटेंस हमारे पास में दो प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है हमारे पास में एलिमेंट, और एक होगा हमारे पास में कंपाउंड। एक होगा एलिमेंट और एक होगा कंपाउंड। तो देखो बेटा, मैटर क्या होता है, पहली चीज तो ये कि वो सारी वस्तुएं, वो सारी बॉडीज जिनका खुद का मास होता हो और स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। और मैटर को हम स्टेट के बेसिस पे डिफाइन करें, डिवाइड करें, डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें, तो वो हमारे पास में 5 स्टेट में एग्जिस्ट करेगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और प्लाज्मा, बोसाइंटिन, कंडेंसेट। ये याद रखना है हमें, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ऐसे ही यदि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन यदि हम बात करें तो मैटर को हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक हमारे पास में है मिक्सचर और दूसरा है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर भी हमारे पास में दो प्रकार का होगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे ही हम प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करें तो वो दो प्रकार से हम डिफाइन करेंगे, एक होगा एलिमेंट और एक होगा कंपाउंड। तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, ये लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये तो डिटेल में बात करेंगे। अब ये होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, एलिमेंट, कंपाउंड, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक सेकेंड, ये, हाँ अब ठीक है ना। तो चलो आगे बात करते हैं फिर। हाँ, तो अभी हमने बात करी ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन में हमने होमोजीनियस मिक्सचर की बात करी। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, होमोजीनियस, हम ये बोल सकते हैं कोई भी मिक्सचर जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, पार्टिकल वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसा मिक्सचर क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में है दूध और पानी, मिल्क और H2O। यदि इस मिक्सचर की मैं बात करूं तो पानी अगर हम मिल्क में मिक्स कर देते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि पानी एक जगह रहेगा और मिल्क एक जगह रहेगा। हम अगर किसी भी कंटेनर में अगर मिल्क को इकट्ठा करेंगे, जैसे ऐसे समझ लो हमने मिल्क में पानी मिला दिया और फिर हमने 3-4 ग्लास अलग अलग भर लिए, है ना। तो ऐसे तो नहीं है कि जो कंट्रीब्यूशन है या जो कंसंट्रेशन है मिल्क में अलग अलग होगी पानी और मिल्क की। या इसको ऐसे समझ लो, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास में नींबू पानी, लेमनेट। तो हमने एक सॉल्यूशन बनाया नींबू पानी का और उसमें नींबू भी डाली, चीनी भी डाली, नमक भी डाला और जो जो मसाले थे वो सब डाल दिया। अब मैंने क्या किया, 4-5 बच्चों को या 4-5 लोगों को मैंने उसको सर्व किया। सर्व करने के बाद में कहीं ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि किसी के पास नींबू चला गया हो, किसी के पास चीनी चली गई हो, किसी के पास नमक चला गया हो, ऐसा नहीं है ना, सबके पास में टेस्ट सेम आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो नींबू पानी में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिसोल्व किए हैं, जो मिलाए हैं, वो संपूर्ण सॉल्यूशन में, संपूर्ण मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और इस प्रकार का मिक्सचर जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। समझ में आया, फिर से एक बार बोल देता हूँ। जैसे नींबू पानी है तो नींबू पानी में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो मिक्सचर क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है ना। ऐसे यदि हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट
यानी जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है, पानी में मैंने सैंड मिला दी, यानी पानी में मिट्टी मिला दी मैंने, और पानी में मिट्टी मिला करके फिर उसको ऐसे घोल दिया। घोलने के बाद में मैंने 4 कंटेनर में उस पानी और मिट्टी के मिक्सचर को लिया और उसको शांत होने दिया। क्या सारे कंटेनर में पानी की मिट्टी की अमाउंट सेम होगी बच्चों? नहीं, क्योंकि सारे कम अमाउंट कंटेनर जितने भी हैं उनमें मिट्टी की अमाउंट सेम नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मिट्टी है उस पानी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती तो सारे कंटेनर में, सारे वेसल्स में जो मिट्टी की अमाउंट है वो सेम होती। अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो वो हमें ये बताता है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। और ऐसा मिक्सचर जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं तो वो क्या कहलाता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब यह है बेटा कि जो मिक्सचर है जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिन सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, वो सब्सटेंस उस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाते हैं। कोई भी मिक्सचर जिन पार्टिकल से, जिन सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, वो जो सब्सटेंस है, वो पार्टिकल्स है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाते हैं। समझ में आई बात? वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं हम मिक्सचर के बारे में। हमने बात करी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और मिक्सचर के बारे में यदि हम बोलें तो मिक्सचर तो वो सब्सटेंस आप सबको पता है, मिक्सचर वो होता है जो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है ना। जैसे अभी हम बात कर रहे थे मिल्क और H2O की, हम बात कर रहे थे H2O और सैंड की। तो कोई भी मिक्सचर तो वो होगा जो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना होगा। उनके हमने क्लासिफिकेशन किया है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का। समझ गए बात को? ऐसे ही यदि हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस वो होता है जो खुद से मिलकर बना हुआ हो। जैसे दूध की बात करें तो जिसमें केवल दूध ही उपस्थित हो तो ये प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। जैसे पानी की बात करें तो प्योर पानी ही उपस्थित हो तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। अगर हम चीनी की बात करें तो प्योर चीनी ही प्रेजेंट हो तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। तो प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर का मतलब यह है कि जिसमें खुद ही प्रेजेंट हो और कोई प्रेजेंट ना हो। समझ गए बात को? और प्योर सब्सटेंस को हमने क्लासीफाई किया है 2 बेसिस पे, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बेसिस पे। तो देखो एलिमेंट के बारे में हम बात करें, एलिमेंट के बारे में यदि हम बात करें तो एलिमेंट वो होता है जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। सेम टाइप एटम से मिलकर बना होता है। सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास में, एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल है हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिला तो क्या बना? H2 बना। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन मिला तो क्या बना? O2 बना। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन बना तो क्या बना? O3 बना। 8 सल्फर यदि मिल जाते हैं, 8 सल्फर, तो वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसको बोलते हैं हम S8। तो ये भी क्या है? सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है। ऐसे ही यदि 4 फास्फोरस मिलते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? P4 का फॉर्मेशन करेंगे। तो यदि कोई भी मॉलिक्यूल अगर सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है तो वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? एलिमेंट कहलाएगा। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है वो एलिमेंट कहलाता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, एलिमेंट की क्या स्मॉलेस्ट यूनिट, वो क्या होगी? एटम होगी। एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होगी? एटम होगी। समझ में आई बेटा? एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? एटम होगी। क्लियर? तो हमने अभी बात करी मिक्सचर के बारे में जो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। फिर हमने बात करी होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, फिर हमने बात करी हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में, फिर हमने बात करी एलिमेंट्स के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कंपाउंड के बारे में। अब कंपाउंड क्या होता है? तो जैसे एलिमेंट को हमने डिफाइन किया, सेम टाइप के एटम से जो मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। और एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? एटम होगी। ऐसे यदि मैं कंपाउंड की बात करूं, कंपाउंड की बात करूं तो सेम टाइप मॉलिक्यूल से जो मिलकर बनता है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल से जो मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास में आइस हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, यूरिया हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब क्या है? कंपाउंड है बेटा। जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड कहलाते हैं। तो इसकी बात करें तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है? सेम टाइप के मॉलिक्यूल से। तो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई हमारे पास में मॉलिक्यूल।
स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई, मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी है, अभी हमने बात करी है मैटर की। मैटर क्या होता है, जो खुद का द्रव्यमान रखता हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, वो मैटर कहलाता है। फिर हमने बात करी स्टेट के बेसिस पे मैटर के क्लासिफिकेशन की। तो हमने देखा कि 5 स्टेट होती हैं, एक होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट। फिर हमने बात करी कंपोजिशन के बेसिस पे। तो कंपोजिशन के बेसिस पे हम मैटर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है मिक्सचर, एक होता है प्योर। यानी या तो वो प्योर प्रेजेंट होगा या कंपोजिशन में मिक्सचर प्रेजेंट होगा। और मिक्सचर वो होता है जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। उसमें भी हमने बात करी होमोजीनियस मिक्सचर की और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। फिर हमने कंपाउंड में बात करी प्योर में हमने बात करी एलिमेंट और कंपाउंड की। जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है वो एलिमेंट कहलाता है, और जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये सब आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये तो मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले हमने छोटी सी बात करी है मैटर के बारे में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल के बारे में, समझ गए? तो मोल स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो, अब हम बात करने वाले हैं मोल। इसको समझने की कोशिश करेंगे बेटा हम, है ना? इसको समझने की कोशिश करेंगे मोल क्या होता है। तो देखो, जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा डजन एक यूनिट होती है। डजन, डजन क्या होती है? डजन का मतलब होता है 12। एक डजन का मतलब क्या होता है? 12। एक डजन का मतलब क्या होता है बेटा? 12 होता है। वो कभी भी किसी सब्सटेंस के बारे में नहीं बताती है, किसी स्पीसीज के बारे में नहीं बताती है। यदि मैं आप लोगों को ऐसे बोलता हूँ कि एक डजन का मतलब 12। अगर मैं ये बोलता हूँ एक डजन पेन, इसका मतलब होगा 12 पेन। यदि मैं आपको बोलता हूँ एक डजन कॉपी, इसका मतलब होगा 12 कॉपी। यदि मैं आपको बोलता हूँ एक डजन आइसक्रीम, तो इसका मतलब होगा 12 आइसक्रीम। समझ गए बात को? तो यहाँ देखो, यदि मैं एक डजन को रिप्रेजेंट करता हूँ तो इसका मतलब होता है केवल और केवल नंबर में कितना होना चाहिए, वो 12 होना चाहिए। यदि मैं ऐसे बोलूँ एक डजन पेन, इसका मतलब होगा 12 पेन। ठीक है, यदि मैं ऐसे बोलूँ एक डजन कॉपी, इसका मतलब होगा 12 कॉपी। यदि मैं बात करूँ एक डजन समोसे, इसका मतलब होगा 12 समोसे। सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो डजन जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करती है। सॉरी, डजन जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करती है। डजन एक नंबर को रिप्रेजेंट करती है, वो किसी सब्सटेंस के बारे में नहीं बताती है। सिमिलरली ऐसे ही मोल जो है, मोल भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो ये भी किसी सब्सटेंस के बारे में नहीं बताएगा। तो यदि मैं बात करूं एक मोल पेन, एक मोल पेन का मतलब हो गया इतना पेन, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पेन। ऐसे ही यदि मैं बात करूं एक मोल कॉपी, एक मोल कॉपी, इसका मतलब हो गया 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कॉपी। यदि मैं बात करूं एक मोल समोसे, एक मोल समोसे, इसका मतलब हो गया इतने समोसे। अब देखो बेटा, दोनों में आप चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, इतने समोसे इकट्ठे कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपन 12 समोसे आसानी से इकट्ठे कर सकते हैं। समझ गए बात को? इतने पेन कॉपियां इकट्ठा कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो वंस टेंस वाला मेथड है उससे नंबर ही गायब हो जाएंगे, नंबर ही खत्म हो जाएंगे, है ना? तो बेसिकली यहाँ से मोटी मोटी चीज़ हम ये समझ सकते हैं कि ये जो डजन है हमारे डेली लाइफ की यूनिट इसलिए है क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इतने नंबर हम आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। यदि मैं आपको बोलूँ एक डजन प्लेन लेके आना, एरोप्लेन लेके आना, तो 12 एरोप्लेन आप आसानी से इकट्ठे कर सकते हो। लेकिन यदि मैं आपको बोलूँ एक मोल एरोप्लेन लेके आना, तो इतने एरोप्लेन क्या इकट्ठे कर पाओगे? नहीं। तो इस यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो छोटी साइज के पार्टिकल्स हैं उनके लिए मोल लागू होता है, बड़ी साइज के पार्टिकल्स पे मोल लागू नहीं होता। और डजन जो है हमारी डेली लाइफ की यूनिट है, तो छोटे साइज और बड़ी साइज सब पे लागू होती है। तो यहाँ से दोनों का क्लासिफिकेशन यही है कि ये सब पे लागू होती है और ये स्मॉल साइज के पार्टिकल्स पे लागू होती है। और स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। इसलिए हम इस मोल को केमिस्ट्री की यूनिट भी बोलते हैं। समझ में आएगी बेटा? एक चीज तो क्लियर हो गई आप लोगों को कि मोल जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक डजन 12 को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही मोल भी एक नंबर को रिप्रेजेंट
करता है। सीधी सिंपल सी बात है। समझ में आई? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गई होगी। अभी देखो इसको हम ठीक है, और ये जो है तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि मोल इज यूजफुल फॉर स्मॉल साइज particle. Mole is useful for small size particle. It is also called chemistry unit. It is also called chemistry unit. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये समझने के बाद में आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि मोल है, मोल को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। तो ये यूनिट है जो किसको रिप्रेजेंट करती है? क्वांटिटी ऑफ मैटर को। जैसे डजन एक 12 नंबर को रिप्रेजेंट करती है, वैसे मोल भी इस नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं मोल एक यूनिट है जो किसको रिप्रेजेंट करेगी? क्वांटिटी ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करेगी। कोई बात नहीं, यहाँ नहीं लिखना चाहते हो तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। अभी हमने इसको यहाँ लिखा है तो मैं इसको हटा देता हूँ। कोई बात नहीं। ठीक है, ये अब आपको नहीं दिखेगा तो हम आगे वाले में बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है, तो ये हमने इसकी बात करी है। तो चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मोल की। तो जैसे कि हमने अभी बात करी है, मोल एक नंबर है जो मोल एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, वो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस या स्पीसीज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो देखो मोल इज ए यूनिट टू रिप्रेजेंट ए क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो जैसे कि अभी हमने बात करी, एक मोल बराबर होगा हमारे पास में 6.023 इंटू 10⁻23। तो यदि किसी भी स्पीसीज की यदि हम बात करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 मोल स्पीसीज इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। इसी को मैं लिख सकता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को लिख सकता हूँ 6 इंटू 10⁻23 स्पीसीज। तो ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है और ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, यानी एक मोल बराबर 6.023 भी हो सकता है, 6.022 इंटू 10⁻23 भी हो सकता है, 6 इंटू 10⁻23 भी हो सकता है। और देखो जैसे ये एक मोल है, ये एवोगाद्रो नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसको रिसर्च किया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं एवोगाद्रोज नंबर, एवोगाद्रोज नंबर। और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो हम ये बोल सकते हैं एक मोल बराबर इतने के भी होगा, एक मोल बराबर Na के भी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और यदि हम स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज कौन कौन होगी? तो देखो स्पीसीज हो जाएगी हमारे पास में, जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, etc। तो केमिस्ट्री के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे स्पीसीज हो जाएंगे। तो देखो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, 1 मोल एटम इज इक्वल्स टू इतना एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू इतना मॉलिक्यूल, 1 मोल आयन इज इक्वल्स टू इतना आयन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू इतना इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इतना प्रोटॉन। इस प्रकार से हम इसको रीड कर सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, हमें दिया हुआ है 1 मोल H2O, 1 मोल H2O, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 1 मोल H2O यानी NaH2O। यदि मैं बात करूं 2 मोल H2O, 2 मोल H2O, अब ये NaH2O कहाँ से आया? देखो 1 मोल किसको रिप्रेजेंट करता है? इसको। और इसको रिसर्च किसने किया था? एवोगाद्रो ने। तो हम इसको क्या बोलते हैं? एवोगाद्रोज नंबर। तो 1 मोल बराबर किसके हो गया? Na के। तो हम कोई भी स्पीसीज होगी 1 मोल H2O मतलब NaH2O, 2 मोल H2O इसका मतलब हो गया 2 NaH2O। यदि मेरे पास में 1.5 मोल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हो गया? 1.5 Na इलेक्ट्रॉन। समझ में आई? मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे समझ लो कि हमारे पास में 60 एप्पल है, 60 एप्पल है, तो हमें नंबर ऑफ डजन निकालने हो, नंबर ऑफ डजन, तो गिवन एप्पल अपॉन 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 5 डजन आ जाएगी। सिमिलरली यदि हमें मोल निकालने हो, तो मोल इज इक्वल टू मोल n इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स, गिवन पार्टिकल, जो भी पार्टिकल हमें गिवन होगा उसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? Na। तो मोल का फॉर्मूला आ गया हमारे पास में N अपॉन Na। तो हमें कोई भी पार्टिकल यदि गिवन है तो हम उससे मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें 60 एप्पल गिवन था और उसमें हमें नंबर ऑफ डजन्स कैलकुलेट करनी थी, तो 60 गिवन पार्टिकल्स में हमने एक डजन का डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यदि हमें मोल कैलकुलेट करना होगा तो कोई भी पार्टिकल अगर गिवन है उस पार्टिकल में Na का डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। ये पार्टिकल किसी के भी हो सकते हैं, एटम के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के हो सकते हैं, आयन के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के हो सकते हैं, प्रोटॉन के हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये आप लोगों को समझ में आ रही होगी चीजें, और आपको क्लियर भी हो रही होंगी ये चीजें। समझ में आया क्या? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। आप भी इसका फायदा लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। बहुत ही बेसिक से चलेंगे हम एडवांस लेवल तक, और बेटा ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला, ऐसे समझ लो। बहुत सारी कोचिंग्स जो पैसे लेकर के पढ़ाती है ना, वो कंटेंट मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें तो आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर वीक नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो इसका फ़ायदा आप भी लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि अपने रूबीडियम चैनल से जुड़ें और अपने रूबीडियम चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। समझ गए बेटा? तो ये था हमारे पास में, आज हमने बात करी है मॉल के बेसिक कॉन्सेप्ट की, यानी एक सबसे मॉल क्या होता है उसके बारे में हमने बात करी है, और हमने बात करी है मैटर क्या होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन हमने देखा, और मोल का बेसिक जो होता है ना वो हमने बात करी आज। तो ये हमें ध्यान रखना है, 1 मोल बराबर इतना नंबर होता है, जैसा हमने डजन को रेफरेंस लेकर के सीखने की कोशिश की है। ठीक है बेटा, हम बात करें अब, देखो आगे चले। अब देखो आगे चलते हैं। जैसे हम बात करें, एक H2O गिवन है हमें, एक H2O, इस H2O का यदि मैं पोस्टमार्टम करता हूं तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन है और क्या है? 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक H2O जो है मेरे पास में, इस एक H2O में 2 A और 1 ये 3 एटम है। एक H2O में कितने एटम है? 3 एटम है। ठीक है, तो यदि मेरे पास में 1 मोल H2O होगा, 1 मोल H2O होगा, तो इसमें कितने एटम होंगे? या ऐसे समझ लो, इसको थोड़ा सा इरेज करके हम लिख देते हैं। यदि मेरे पास में 2 H2O हो गए तो कितने एटम हो जाएंगे? 2 इंटू 3 एटम, यानी 6 एटम हो जाएंगे टोटल। ये लो 6 एटम। तो ये समझो, यदि 1 मोल मेरे पास में H2O हो गया, मैंने दोनों तरफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इधर भी मोल से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 मोल यदि H2O हो गया तो ये कितने मोल एटम हो जाएंगे? 3 मोल एटम। हाँ या ना? ये कितना मोल एटम हो जाएंगे? 3 मोल एटम हो जाएंगे। ऐसे ही यदि ये मेरे पास में 2 मोल एटम हो गए, 2 मोल H2O हो गए, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 मोल एटम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 मोल एटम। हाँ या ना? 6 मोल एटम लिख सकता हूँ आराम से।
ऐसे समझ लो, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऐसे समझ लो, इस पूरे को मैंने मोल से गुणा कर दिया, तो एक H2O बराबर 3 एटम था, तो 1 मोल H2O बराबर क्या हो जाएगा, 3 मोल एटम हो जाएगा। समझ गए बात को? तो ये हमारे पास में, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 1 मोल एटम, और 1 मोल को हमें पता है कितना होता है Na, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 Na एटम, ऐसे लिख सकते हैं 6 Na एटम। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये समझ में आ रही होंगी चीजें, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी हम इसको भी बोल सकते हैं, 1 मोल H2O यदि मुझे दिया हुआ है तो ये कितना होगा, 3 मोल एटम, और इस 3 मोल एटम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 मोल एटम, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, 1 मोल को क्या लिख सकते हैं, Na, तो 3 Na एटम। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें, है ना। तो हमने बात करी है आज बेसिक मॉल की, है ना, बेसिक मॉल के बारे में हमने डिस्कस किया है। और मॉल बेसिकली कुछ नहीं है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे डजन में, एक डजन में 12 होता है, वैसे ही एक मॉल में कितना होगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, या 6.022 इंटू 10 की पावर 23, या 6 इंटू 10 की पावर 23। और अवगाद्रो ने इस नंबर को डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको अवगाद्रोज नंबर भी बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो बेटा देखो, आप अपने खुद को तो पढ़ना ही पढ़ना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अपने रूबीडियम चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि इस कंटेंट का सबको फ़ायदा मिल सके। समझ में आई बेटा? तो आगे चलते हैं, देखो आगे चले हम। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन इतने H2O मॉलिक्यूल्स। अब हमें मोल निकालना है, मोल फाइंड करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल, और वो पार्टिकल कौन है, H2O है। तो मैं इसको लिख नंबर ऑफ पार्टिकल है H2O, वो कितना है, 1.2 इंटू 10 की पावर 25। ठीक है, तो हमें मोल निकालने का फॉर्मूला पता है, मोल इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na। ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और वो कितने गिवन है, कैपिटल N क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वो कितने गिवन है अपने को, 1.2 इंटू 10 की पावर 25। तो 1.2 इंटू 10 की पावर 25 अपॉन 1 मोल कितना होगा, 6 इंटू 10 की पावर 23। अब देखो बेटा, 3 नंबर मैंने लिखाए थे एक मोल में, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6 इंटू 10 की पावर 23। उन तीनों नंबर में से हम कोई सा भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, वो नंबर हम यूज़ करेंगे जो हमारी कैलकुलेशन को आसान करेगा। अब देखो यहाँ पर 6.023 लेकर के मैं अपनी कैलकुलेशन को जानबूझ के टफ बना लूँगा, तो मैं इस नंबर को यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं वो नंबर यूज़ करूँगा जो इस कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर 6 इंटू 10 की पावर 23 वाला नंबर जो है इसको आसान बनाएगा। कैसे आसान बनाएगा, देखो इसका पॉइंट हटाया मैंने, तो ये तो 10 की पावर 25, और इसका पॉइंट हटाया तो 6 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 23 हो गया। ये हो गया हमारे पास में 2, और इसको हमने काट दिया तो यहाँ भी बच गया 10। तो हमारे पास में बेसिकली 20 मोल आ गए। ये 20 मोल किसके आए हैं, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए थे। तो पार्टिकल किसके हैं, H2O के, तो ये 20 मोल भी किसके आए हैं, H2O के। अब ये कैसे पता चलेगा किसके आए? तो देखो बेटा, मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको भी, कि यदि मुझे 60 एप्पल दिए हुए हैं और उसमें डजन निकालनी हो, तो 60/12 करके मैंने डजन निकाली थी 5। अब वो डजन किसकी आई होगी, एप्पल की आई होगी। बेसिकली हमने एप्पल ही यूज़ किया था। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि हमने पार्टिकल एप्पल के यूज़ किए हों और डजन हमारे पास में बनाना किया जाए, ऐसा नहीं है। हम जिसके नंबर यूज़ करेंगे डजन भी उसी की आएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी हम जिसके पार्टिकल यूज़ करेंगे मोल भी उसी के आएंगे। सिमिलरली जिसके पार्टिकल हम यूज़ करेंगे मोल भी उसी के आएंगे। तो यहाँ पर हमने H2O के पार्टिकल यूज़ किए हैं, तो मोल भी किसके आएंगे, H2O के ही आएंगे। ये हमारा फॉर्मूले वाला पहला तरीका था। अब हम इसको अगर दूसरे तरीके से करें तो हम इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं, हमें पता है, क्योंकि इसको बोल सकते हैं कि 6 इंटू 10 की पावर 23 यदि H2O मेरे पास में है, तो वो कितने मोल को रिप्रेजेंट करेगा, 1 मोल को, क्योंकि Na नंबर है, और Na नंबर किसको बताता है, 1 मोल को। 6 इंटू 10 की पावर 23 H2O कितने मोल H2O को बताएगा, 1 मोल H2O को बताएगा। ठीक है, तो कितने मोल H2O को बताएगा, 1 मोल H2O को। ये अपना दूसरा तरीका है बेटा। ठीक है, तो इसलिए एक H2O यदि मेरे पास में है, तो वो कितने मोल को बताएगा, 1/6 इंटू 10 की पावर 23 मोल H2O।
मोल H2O। ठीक है, और एक्चुअल में अपने को पार्टिकल दिए हुए कितने हैं? 1.2 इंटू 10⁻25 H2O दिए हुए हैं। तो हमारे पास में मोल हो जाएंगे 1/6 इंटू 10⁻23 और इंटू 1.2 इंटू 10⁻25 मोल H2O। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे 20 मोल H2O। तो देखो बेटा, हमने दो तरीके से किए, एक फॉर्मूला वाला तरीका है हमारे पास में, एक हमने यूनिटरी मेथड लगाया जो छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है। यूनिटरी मेथड की हेल्प से हमने क्या किया है, मोल कैलकुलेट किया है। तो हम दोनों में से कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमें कोई चीज़ें रटनी नहीं है, हम समझने की कोशिश करेंगे। हम एक भी चीज़ रटने वाले नहीं हैं, सॉरी। ठीक है, तो हम देखो बेसिक मैथमेटिक्स यूनिटरी मेथड की हेल्प से हमने कैलकुलेट किए मोल, हमने फॉर्मूले के बेसिस पे मोल कैलकुलेट किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये आज जो हमने लेक्चर लिया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम कल। ठीक है, आज इतना ही हम पढ़ने वाले हैं, ताकि आज अपनी टेस्टिंग भी हो जाए कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है अपना लेक्चर, और आप इसका फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा रूबीडियम चैनल के बारे में बताइए। देखो बेटा, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कंटेंट ला रहा हूँ अच्छा, तो ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। आप अगर मेरे साथ जुड़े रहे ना तो केमिस्ट्री में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। समझ गए बात को? आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंटेंट, ऐसे समझ लो आपको फ्री में मिल रहा है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। समझ गए बात को? आप तो फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों को और बताइए इसके बारे में। समझ गए? तो आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।